बड़े आप तब होते हैं जब आप दूसरों को बर्दाश्त करना और सहना सीख जाते हैं। एक तो हमारी गवर्नमेंट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। दरख्त लगाना सदका जारी है, लेकिन ये सदका अब हम तमाम इंसानों पर फर्ज बन चुका है। मुझसे बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं इस टाइम पे पाकिस्तान में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं मेरे पास। अभी मैं थाईलैंड भी जा रहा हूँ। सपोर्ट तो इसाम भाई बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए, किसी भी खिलाड़ी को आप खिलाएंगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। हालांकि 35 विकेट में टेस्ट पे ली है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहेब। आज आपको पता है हफ्ते का पहला रोज़ है और हम आगाज़ करेंगे आज के दिन का एक अच्छी सी बात के साथ, जो कि बड़े पते की बात है। बुज़ुर्ग कहते हैं कि उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़े आप तब होते हैं जब आप दूसरों को बर्दाश्त करना और सहना सीख जाते हैं। कहते हैं ना कि मैच्योरिटी जब आपको ये फील हो ना कि कब आ गई है, तो उस वक्त आपको सब्र करना आ जाता है और बजाय इसके कि आप बड़े अग्रेसिव होकर किसी को रिएक्शन दें, आप सीख जाते हैं कि मुझे तहम्मुल से जवाब देना है और सम टाइम खामोशी काफ़ी होती है। जब ये समझ आ जाए दैट मीन्स कि आपको अकल भी आ गई है। तो इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे और अब शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सिंध में पारा 51 डिग्री तक जा पहुंचा। पंजाब में भी मौसम गर्म। कराची में 36 डिग्री के बावजूद 41 डिग्री की गर्मी का एहसास। माहौलियाती तब्दीलियों की तबाही दस्तक दे रही है। हुकूमत को फौरी जागना होगा। कौन से हंगामी इक़दामात नागुज़ीर हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हॉलीवुड के मुअत्तबर तरीन मेले एमी अवार्ड्स में सब जिलाली परचम सरबलंद। पाकिस्तानी ग्राफिक्स डिज़ाइनर उमैर मोहसिन ने मजीद 2 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। वो एमी अवार्ड्स जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। मोहसिन की कहानी सुनेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, ज़ुहेब अफजल मलिक ने साबित कर दिखाया। एशियन टेनिस चैंपियनशिप में 6ठी पोजीशन लेने वाले पाकिस्तान के उभरते हुए टेनिस स्टार आज दुनिया बोल है में मेहमान होंगे। और शोबिज़ इंडस्ट्री सोगवार मारूफ अदाकार, सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन मदाहों को छोड़ गए, लेकिन उनका काम उनके नाम को हमेशा जिंदा रखेगा। वाकई बड़ी गमगीन खबर थी ये तलत साहब के इंतकाल की। और ये वाहिद पाकिस्तानी एक्टर हैं जिन्होंने बाकायदा बरतानिया से तालीम भी हासिल की, अदाकारी की, और एक एकेडमी का दर्जा रखते थे। क्या साफ़ उर्दू बोलते थे, जो कि अब हमें एक्टर्स में बहुत कम दिखाई देती है। तो बिल्कुल ये जो खला पैदा हुआ है इस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उस मसले की जिसने कि बेहाल कर रखा है पाकिस्तानियों को। मुल्क भर में सूरज का पारा हाई है, हीट स्ट्रोक है। सिंध और पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। कल सिंध के शहर मौजोदड़ो में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। कराची में रवां हफ्ते गर्मी मजीद बढ़ने की पेश गोई है, लेकिन कराची वाले दरख्त लगाने को तैयार दिखाई नहीं देते। हुकूमत इक़दामात नहीं कर रही, लेकिन शहरियों ने भी अपनी कोई कोशिश नहीं की है। 2.5 करोड़ आबादी वाला शहर बुरी तरह से माहौलियाती आलूदगी और मुसलसल टेम्परेचर के बढ़ने का शिकार है। मौजोदड़ो का जो टेम्परेचर है तकरीबन 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया है। इसी तरह जैकबाबाद में भी काफ़ी गर्मी महसूस की जा रही है। वहाँ पर फरीद इलाही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल है। फरीद बताइएगा, गर्मी कितनी महसूस की जा रही है? जी बिल्कुल, बात करेंगे जैकाबाद में गर्मी के हवाले से। इस वक्त जैकाबाद में 50 से ज़ायद सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड हो चुकी है। पिछले 2-3 दिनों से एक गर्मी की शदीद लहर और जैकाबाद शदीद गर्मी की लपेट में है। 2-3 दिन कबल यहाँ पे 46 से 50 सेंटीग्रेड ताहम सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो चुका है। इस सिलसिले में आज जैकाबाद आज शदीद गर्मी के लपेट में है। इस सिलसिले में ज़िला इंसामी की जानिब से 14 से ज़ायद सरकारी और रूरल हेल्थ सेंटरों में 14 हीट स्ट्रोक काम किए हैं, जबकि समाजी तंजीमों और मुतखिन नुमाइंदों के ताउन से शहर के अहम शाहराहों पर जो हीट स्ट्रोक के अलावा ठंडे पानी के सबीले कायम किए गए हैं, जहाँ पे आवाम को ठंडा पानी मैसर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फरीद, आपने हमें जैकबाबाद की सूरत हाल बताई। और वाकई कुछ ऐसा है कि टेम्परेचर तो ऐसा कम शो हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। मरियम शब्बीर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, माहौलियाती एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, वेलकम टू आवर शो।
वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया। जी, अच्छा मरियम, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो गर्मी है, जिस तरह आप कराची में आपको पता है कि टेम्परेचर 43 है, लेकिन वो फील लाइक है कि 51 तक चला गया है। इसकी वजह क्या है कि हम लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है? जी, बिल्कुल, जैसा कि सेगमेंट के स्टार्ट में आपने बताया, एक तो बहुत बड़ी वजह दरख्त ना लगाना भी है, लेकिन जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, हमें मेरा ख्याल है उनको समझना पड़ेगा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जो एक सेक्टर का नहीं है, ये मल्टी सेक्टोरल इशू है। सबसे पहले तो आप अर्बन प्लानिंग की वजह से देखें, जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ कराची में ही 100 से ऊपर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, और जो 2-4 दरख्त आपको नज़र आते हैं, वो भी क्लियर करके उस पे उनके जो प्लान आता है, उसमें कोई नहीं दिखाया जाता कि कितने ट्रीज़ प्लांट करेंगे, या आप ट्री रिमूव करें तो उसको ट्रांसपोर्ट करके किसी और जगह करेंगे। आपका मैंग्रोव कवर जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक होता है, उसका कवर बहुत कम होता जा रहा है, वो बिल्कुल थ्रेटेंड है। वो भी अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने में हेल्प करे। इसके अलावा आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, देखना पड़ेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन किस कदर जो है वो अवेलेबल है, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। मिसाल के तौर पे जैसे मेट्रो इस्लामाबाद में, इस तरह कराची में भी एक इस तरह का प्रोजेक्ट है, लेकिन वो बहुत बड़े स्केल पर नहीं है। तो आपको उस तरह से जो सड़कों पे गाड़ियां हैं वो उतनी कम नजर नहीं आती, बल्कि बहुत ज्यादा होती हैं। तो उनकी जो एमिशंस होती हैं, ऑफ कोर्स वो भी आपके गर्मी बढ़ाने में काफी ज्यादा इजाफा करती हैं। और इसके अलावा जो कूड़े क्रिकेट का निज़ाम जो है वो हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं है, तो ऑफ कोर्स कराची में भी नहीं है, उसको खुलेआम जलाया जाता है। तो एक कंक्रीट का जंगल जब आप शहरों में अच्छा, जब देखेंगे ये तो इतने सारे फैक्टर्स मरियम इन्वॉल्व हैं, तो उसमें कुछ जो ये माहौलियाती एक्सपर्ट हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये गलत बिल्कुल कहा जाता है कि पाकिस्तान कार्बन प्रोड्यूस करने वाला, मतलब अपने कोटे से कम प्रोड्यूस करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारा जो एयर क्वालिटी है वो बहुत इंडेक्स बेहतर होता। तो आपकी इस हवाले से क्या राय है? जी, अगर जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत कम प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो ग्लोबल एमिशंस हैं, जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यूएस, जर्मनी, कनाडा या इस तरह के और जो ममालिक हैं, हम उनके साथ कंपैरिजन करके कह रहे होते हैं कि हम जो है वो कम प्रोड्यूस करते हैं। तो कंपैरिजन में आप फिर ये भी देखिए कि जिस तरह की चाइना, यूएस, जर्मनी या जो ऐसे बड़े-बड़े ममालिक हैं, जो यूरोपियन यूनियन वगैरह, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे वो जो गैप है, उस लिहाज से फिर जो परसेंटेज पाकिस्तान की बनती है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ग्लोबली, वो आपकी कम ही देखने को मिलती हैं। लेकिन बहुत सारे जो आपके फैक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स वो आपके लोकल फैक्टर्स भी होते हैं, जो गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। जो आपकी बैड गवर्नेंस है, ये सारा उसी का नतीजा भी है। ऑफ कोर्स जो आपकी ग्लोबल एमिशंस है, उसकी वजह से तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान, लेकिन अब इंडिया, मसला ये बांग्लादेश है मरियम कि हम लोग अभी इस तरह की खबरें भी सुन रहे हैं कि टेम्परेचर इस कदर राइज हो रहा है कि हम ग्लेशियर्स भी पिघलते हुए देख रहे हैं, जो कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ऐसे में पता नहीं क्यों हुकूमत इसको इतना संजीदा नहीं ले रही। हमें बिल्कुल कोई हलचल नज़र नहीं आ रही कि हमें प्री प्लान चीज़ों को रखना चाहिए, क्योंकि आगे फिर आपको पता है कि सैलाब आने का खदशा भी इस तरह से पैदा हो जाता है। तो आपकी इस पर राय क्या है, होना क्या चाहिए? जी, बिल्कुल, ये अलर्ट जो है वो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से इशू हुआ है कि जो आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में ग्लेशियर जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होकर आपका फ्लडिंग का जो है वो वार्निंग है। और उसका जो ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट लेवल है, एक तो हमारी गवर्नमेंट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो आपको जो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा है उसको आप थॉरली फॉलो कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ, इंटरनेशनल फंडर्स के साथ, जो आपका लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो दूसरे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दुबई में जो थी दिसंबर में, आपका जो फाइनलाइज हुआ है उसमें आपको फंड्स जो है वो मिल सकते हैं। एंड आई थिंक जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, वहाँ पे जो अथॉरिटी है उनको बहुत थॉरली जो है वो फॉलो अप करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ, जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके साथ मिलके, ऑफ कोर्स ये कमेटी लॉस एंड डैमेज फंड में बनी हुई है, वो कमेटी पुश करती रहती है। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी जो है वो कुछ ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है, ताकि आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उसमें आपको मिल सके, उससे इंडस्ट्रीज बेहतर हो सकती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग उसमें होती है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है वो बेहतर हो सकता है। आप चाइना से सीख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह ट्रांसपोर्टेशन अपनी बेहतर की है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उससे ये होता है कि गर्मी में लोगों को एक तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है, उससे एमिशंस आपकी कम होती हैं, और सड़कों के ऊपर आपको उतनी गाड़ियां नजर नहीं आती है जैसे मेट्रो जैसे, और इस तरह के मंसूबे अच्छा, अगर हों। इसके अलावा तो जैसा कि हम ये बात कर रहे हैं कि कराची में इंडिविजुअली हम लोग अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं है, दरख्त लगाना जो कि बहुत ज़रूरी है उस तरह से नहीं नज़र आ रहा कि एक्टिव हों शहरी और इस पर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हों। फिर हुकूमती लेवल पर कोई ऐसी कैंपेन्स नहीं है, ना लोगों को उस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। इस पर आप क्या राय रखती हैं? मेरा ख्याल है कि देखिए, ये जो दरख्त लगाने का मामला है, इसमें अवेयरनेस
लोगों को मुझे तो समझ से थोड़ा-सा बाहर है कि इसमें समझने की क्या ज़रूरत है कि आपको दरख्त लगाना है। ये तो हम जब छोटे होते मतलब थे ये तो हमारे ज़रूरी जो है, ये समझाना इनको बड़ा ग्रैंड-पेरेंट्स मुश्किल लग रहा है। ऑफ कोर्स एक गाइडेंस तो सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो रेलेवेंट दरख्त लगाएँ, यानी कि जो डोमेस्टिक आपके प्लांट्स होते हैं, वो आपके नेटिव प्लांट्स जिनको बोला जाता है, वो जैसे कराची के डिफरेंट होंगे, पंजाब में आपको डिफरेंट मिले, उसमें गाइडेंस की ज़रूरत है। लेकिन हमारे हुकूमती सतह पर मैंने देखा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे हैं, जिसमें पता नहीं उनको किस किस्म के एक्सपर्ट गाइड करते हैं कि इस्लामाबाद जैसे शहर में खजूर के दरख्त हैं, और इसी तरह जो लोकल दरख्त आपके पीपल, शीशम, इस तरह के जो दरख्त इस्लामाबाद में नेटिव लेवल पे होते थे, वो बिल्कुल गायब होते आपको नज़र आते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जिनका प्लांटेशन से प्लांट बायोलॉजी या इस फील्ड जो रेलेवेंट है, उसमें उनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट लेवल पे प्रोजेक्ट्स में ऑफ कोर्स आप जैसे लोग जो अवेयरनेस देने की कोशिश करते रहते हैं लोगों को, उसके ज़रिए भी शायद कुछ चेंज आ जाए कि आपको दरख्त लगाने के लिए एक छोटी-सी जगह चाहिए। आपका अगर पूरा घर कंक्रीट कर दिया तो आप एक वुडन लॉग मिलता है बड़ा-सा, उसके अंदर मिट्टी डाल के आपकी जड़ें ख़राब नहीं करेंगी आपके घर को, आप बिल्कुल तो लगा सकते मरियम, हैं, वो अगर आपको हमने साया इस दे चीज़ सकता को है। इतना संजीदा ना लिया तो फिर आपके ख्याल में कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके, जो कि हमें आगे आने वाले वक्त में हमें ही नहीं हमारे बच्चों को फेस करना पड़ेंगे? जी, कॉन्सिक्वेंसेस अनफॉर्चुनेटली हम अभी से फेस कर रहे हैं। आप देखें कि बहुत फ्रीक्वेंट हीट वेव्स हैं, बहुत प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स हैं, यानी कि बहुत लंबे अरसे के लिए आप हीट वेव्स हो रही हैं और बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत इंटेंसिटी से हो रही हैं। और अगर बिज़नेस एज़ यूजुअल जारी रहा, जैसे कि लोगों का एटीट्यूड यही रहा, हमारी लोकल गवर्नमेंट्स का यही एटीट्यूड रहा, तो ऑफ कोर्स आपके हालात बद से बदतर होते जाएँगे। और मेरा ख़्याल है कि इस पे शदीद किस्म पे काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रिफॉर्म्स हैं, उनको ये जो प्लानिंग शहरों की आप करते हैं, जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको एक्टिव होने की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को मज़ीद एक्टिव होने की ज़रूरत है। मेरा ख़्याल है उनके पास फंड्स और रिसोर्सेज़ की कमी होती है, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद आपका जो एनवायरनमेंट है, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो हर प्रोविंस को चाहिए कि हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि जो एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट हैं, वो प्लांटेशन में लोगों को इन्वॉल्व करें। सिर्फ प्लांटेशन करना ज़रूरी नहीं है, पौधा लगाने के बाद उसका ख़्याल रखना भी ज़रूरी है ताकि वो बड़ा हो। शेड वाले जो हैं वो लगाएँ, जो आपके नेटिव प्लांट्स हैं वो लगाएँ, जो ठीक है। फ्रूट्स वाले हैं वो लगाएँ, ताकि मल्टीपल आपको उससे फ़ायदे हो चलिए सकते हैं। मरियम, होप्स कि इन सब बातों पर तवज्जो दी जाएगी और हम जो अपना काम कर रहे हैं वो इसी तरह करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे। लेकिन हुकूमती लेवल पर कुछ ना कुछ होना बहुत इस वक्त की अहम ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने इस हवाले से अपना एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ शेयर किया है। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गर्मी की ही, क्योंकि पाकिस्तान इन दिनों गर्मी की शदीद लहर की लपेट में है। कई शहरों में दर्जा हरारत 45, 47 और 49 डिग्री से भी ऊपर जा चुका है। गर्मी महसूस करने की बात की जाए तो पारा मज़ीद ऊपर दिखाई देता है, लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल है जी दरख्त लगाना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। अलबत्ता अब जो सूरत हाल बन चुकी है, शायद सिर्फ दरख्त लगाने से भी अब काम नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमें पूरे जंगल उगाना होंगे। पर ये मुमकिन कैसे है, यही जानने के लिए हमारी टीम कराची में गुज़श्ता रोज़ एक ऐसे शख्स से मिलने पहुंची जिनका दावा है कि बगैर किसी लंबे चौड़े बजट के पूरे पाकिस्तान को ग्रीन किया जा सकता है। उनके पास ऐसा कौन सा प्लान है, कौन सा मैजिक है? तो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं सैयद मोहम्मद मुदस्सिर, जो कि गए, उन्होंने क्या वहाँ पर ऑब्जर्व किया, क्या उनकी बात हुई, रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के बीचों बीच मौजूद हूँ और एक ऐसी पर्सनैलिटी मेरे साथ हैं जो ये दावा करते हैं कि बग़ैर किसी खर्चे के, बग़ैर किसी बड़े बजट के हम पूरे पाकिस्तान को ग्रीन कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के असरात से वो कम से कम कर सकते हैं। मसूद लोहार साहब मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं सब कैसे मुमकिन है। साहब मसूद भाई कैसे हैं? मसूद भाई, क्लिफ्टन जैसे इलाके में जहाँ किसी को 60 गज का प्लॉट मिल जाए बिल्डिंग खड़ी कर देता है, आपने 220 एकड़ पे जंगल आबाद कर दिया है, तो लोग कमाई में लगे हुए हैं। आपको क्या सूझी जंगल लगाने की यहाँ पे? देखें, पाकिस्तान पूरा मुल्क, बल्कि हमारे जो अर्बन एरियाज हैं, और 55% हमारा अर्बन है, उसमें हीट वेव, एयर क्वालिटी की ख़राबी, बहुत सारे मसाइल, अर्बन फ्लडिंग, ये सारी हो रही हैं, होंगी। और हमने ये करके इसलिए दिखाया है कि कोई ये ना कहे कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। अब अगर आपने ये मसाइल हल करने हैं, ये गर्मी इतनी है, बिजली है नहीं, तो हम जैसे लोगों से काम ले लो। अच्छा, इस वक्त कराची शहर में अच्छी खासी गर्मी, क्योंकि हम काफ़ी लंबा ट्रैवल करके आए, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद गर्मी का एहसास तकरीबन आधा हो गया है।
ये असर है इस जंगल का जो आबाद के मसूद बने। मसूद थोड़ा चलते हुए बात करते हैं, थोड़ा सा जंगल के भी दिखाएं और थोड़ा सा बताएं कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की जो आपने लगाई हैं। अभी हम लोग प्लांट्स की जो स्पीशीज़ यहाँ पे लगाई गई हैं, नेटिव स्पीशीज़ हैं, उनकी तरफ बढ़ा थे, लेकिन रास्ते में मुझे मैंगोज़ के फूल नज़र आए हैं, लगे हुए मैंगोज़ के बड़े खूबसूरत फूल हैं। ये किस तरह काम करते हैं और हमारे माहौल को बेहतर किस तरह बना रहे हैं, मसूद भाई से पूछते हैं। मसूद भाई, इसका थोड़ा डिफाइन कीजिएगा, ये फूल किस तरह काम। यहाँ बनिस्बत और जगहों के यहाँ एयर क्वालिटी अच्छी है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये फूल काले होकर गिर रहे हैं, ये इसलिए होते हैं कि चूँकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ये सबसे ज़्यादा करता है। लेकिन यहाँ एयर में कार्बन पार्टिकुलेट्स हैं, ज़रात, वो जब फूलों के ऊपर लैंड करते हैं या पत्तों के आकर लैंड कर जाते हैं, वो उनको बाहर की गिरा देते हैं। आप देखें नीचे आपको ये सारे मरे हुए पड़ रहे हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अर्बन फॉरेस्ट के सबसे कीमती दरख्त के पास, क्योंकि गोंद का दरख्त है। गोंद के फ़वाइद बहुत ज़्यादा है, इसलिए दरख्त भी बहुत कीमती है। मसूद भाई से पूछते हैं गोंद के फ़वाइद क्या हैं और यहाँ पे किस तरह के कितने दरख्त लगे हुए हैं। होते सारे जो है ना वो कीमती होते हैं। ये कीमती इस सेंस में हम कह रहे हैं कि ये एक तो नाइट्रोजन फिक्सर है, ये जहाँ ये देसी कीकर है, ये जहाँ लगता है तो और पौधों को भी इससे तक़वियत मिलती है और ज़मीन को भी अच्छा करता है। फिर ये नेटिव है, इसकी ग्रोथ अच्छी है, ड्राउट रेजिस्टेंट है, और इसमें इसकी जो फली है, ये इसकी फली है, इसका लोग अचार भी बनाते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। फिर यह कि ये बहुत अच्छा फॉडर है फॉर एनिमल्स। हम लोग जंगल जलेबी के पौधे के पास पहुंच चुके हैं। मसूद भाई हमारे साथ हैं, मसूद भाई बताएंगे इस पौधे की क्या खासियत है और क्या फ़वाइद हैं। मसूद भाई बताइए। जंगल जलेबी नेटिव है कराची का, इसमें ये फ्रूट लगता है। अनफॉर्चुनेटली लोगों को यहाँ पता नहीं है, लेकिन थाईलैंड में या बाकी जगहों पे मार्केटों में बिकता है ये फ्रूट, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तकरीबन कोई 150 के करीब इस तरह के ट्रीज़ लगे हुए हैं। इस तरह के अगर जंगल कराची में और कितने हमें लगाने पड़ेंगे कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर कर सकें अपनी, और ये जो हिद्दत है इसे कम कर सकें, शिद्दत को, गर्मी की शिद्दत को। पॉपुलेशन है 3 करोड़, है तो ज़्यादा, लेकिन ये कि रिकॉर्डेड 3 करोड़ है। मेरे हिसाब से 45% शहर का ग्रीन होना चाहिए इस क्लाइमेट पे, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, बस विंटर होता है 1 महीने, तो समर ज़्यादा है, तो हमें इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हर कमरे में आपको एसी चाहिए, और क्यों आप लगाएंगे, आपके पास बिजली है ही नहीं, तो ये बहुत खतरनाक इस वक्त हम अर्बन फॉरेस्ट के उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ मैंग्रोव लगे हैं और मैंग्रोव की पूरी दीवार नज़र आ रही है। मसूद भाई से बात करेंगे और जानेंगे मसूद साहब से कि ये कितना टाइम लगा इन मैंग्रोव को उगाने में और कितना फ़ायदेमंद है और क्या क्या किस तरह ख्याल रखा जाता है इनका यहाँ पे। मसूद भाई, ये जो प्लांटेशन है ना इस लेगून के चारों तरफ, ये हमने लगाई थी अगस्त 2022, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गया, और इनकी हाइट जो है एवरेज 8 फीट है, विच इज़ ग्लोबल रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। 6 लाख है मैंग्रोव्स, और हमारे यहाँ अभी सब में फ्लावर आगे फ्लावरिंग हो गई है, तो ये एक्सपेक्ट किया हमारे पास इंशाल्लाह 10 लाख अपने सीड्स होंगे इस साल। तो अगर कोई सपोर्ट हुई तो हम और लगा देंगे, इससे एयर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैंग्रोव्स 10 टाइम ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्टर करता है बनस्पत रेन फॉरेस्ट के। दरख्त लगाना सदका जारिया है, लेकिन ये सदका अब हम तमाम इंसानों पर फ़र्ज़ बन चुका है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी और मौत का मामला है। अगर आज से हमने दरख्त लगाने शुरू ना किए, ये सदका देना शुरू ना किया, तो शायद हमारे पास वक्त ना बचे। तो आज इसे दरख्त लगाएं और ज़िंदगी को बचाएं। इसी पैगाम के साथ स्टूडियो में वापस चलते हैं। जी सैरिश। ज़बरदस्त जी मुदस्सिर, आपने बेहतरीन तरीके से ये रिपोर्ट किया है, और इससे आप नाज़रीन समझ लें कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है दरख्त लगाना, और अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए एटलीस्ट अपने घरों के बाहर एक दरख्त लगाना शुरू कर दें ताकि ग्रीनरी बढ़े, टेम्परेचर कुछ डाउन हो। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपकी मुलाकात हम बड़े ज़बरदस्त मेहमान से करवाने वाले हैं और पहले मैं कुछ बता दूं उनके बारे में। 45वें सालाना एमी अवार्ड्स में पाकिस्तानी शहरी उमैर मोहसिन ने 2 एमी अवार्ड्स जीतकर पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उमैर मोहसिन वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें एमी अवार्ड से नवाजा गया है। उमैर मोहसिन को पहली बार साल 2019 में NHL टुनाइट ग्राफिक्स के लिए बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइन कैटेगरी में एमी अवार्ड के लिए नामजद किया गया था, जो उन्होंने जीता और ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। इस साल उमैर और उनकी टीम ने मीडिया ग्रुप्स के साथ एक ग्राफिक पैकेज तैयार किया जो कि टॉय स्टोरी उन्वान पर था और उनके इस पैकेज को स्पोर्ट्स एमी में 2 कैटेगरीज यानी कि बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बेस्ट आर्ट डायरेक्शन में नामजद किया गया था। और खुशकिस्मती से उमैर मोहसिन ने ये दोनों अवार्ड्स भी अपने नाम कर लिए और यूँ उमैर वो पहले पाकिस्तानी बन गए जिन्होंने 3 एमी अवार्ड्स जीते हैं। तो इस वक्त उमैर हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप माशाल्लाह आप पहले पाकिस्तानी जिनके पास 3 एमी अवार्ड्स हैं। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बोल टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मौका दिया बात करने का। मुझे अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है और 3 अवार्ड मैं जीत चुका हूँ, उसमें अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं इसमें, और मेरे दोस्तों का जिन लोगों के साथ मैंने पाकिस्तान में काम किया, मेरे साथ जिस डिज़ाइनर ने काम किया, उनका जो मेरे सीनियर्स थे जिनसे मैंने कुछ सीखा, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। अच्छा उमैर, समटाइम ये होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जो हो जाता है वो आपके लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग सिचुएशन होती है। तो ज़ाहिर है मेहनत तो आपने बेतहाशा की होगी, लेकिन आपको ये आइडिया था कि आपके पास एक नहीं 3 एमी अवार्ड्स आने वाले हैं? नहीं, इसका 3 का तो आइडिया बिल्कुल नहीं था। एक था, उसको भी 4 साल हो गए थे। तो इस साल जब हम इसके ऊपर NFL टॉय स्टोरी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो थोड़ी सी कुछ गट फीलिंग्स थी, थोड़ी सी उम्मीद थी कि होपफुली ये है एक कैटेगरी में तो ये नॉमिनेट हो जाएगा और विन कर जाएंगे। लेकिन 2 जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड थे। ये एक तरीके से आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज था हमारे लिए। अच्छा वैसे उमैर मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि जो पाकिस्तान में टीम के लोग मौजूद हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से काम किया, आप लोग भी ज़ाहिर है मेहनत कर रहे थे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो फील्ड है उसमें आप क्या देख रहे हैं डिफरेंस बाहर काम करने में और पाकिस्तानियों के काम करने में? क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग अभी उस लेवल को उस तरह से मीट नहीं कर पा रहे। तो कहाँ पर आप लैकिंग देख रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि हाँ भाई हमें इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में क्रिएट नहीं हो पा रही जैसे यहाँ पर है, उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में काम तो बहुत अच्छा हो रहा है और मैं ये कहूँगा कि मुझसे बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं इस टाइम पे पाकिस्तान में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पे जो गैप है वो मैं ये कहूँगा कि अप्रोच गैप है। हमारी जो पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं उनकी अप्रोच इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी डिफरेंट है और उसको समझने के लिए थोड़ा सा जो है वो अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट स्टैंडर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसके स्टैंडर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं। लेकिन काम की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं कॉन्सेप्ट मेकिंग, कुछ टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, कुछ क्रिएटिव डिटेल्स होती हैं जिनके ऊपर मैं कहूँगा कि थोड़ी सी जो है वो लैकिंग है। अदरवाइज जो है वो इंडस्ट्री आई थिंक माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है अभी पाकिस्तान की। सही। अच्छा जैसा कि आपने कहा कि कुछ लैकिंग थोड़ी सी है, स्टैंडर्ड्स उस तरीके से नहीं है, यहाँ पर काम करने का तरीका कुछ डिफरेंट है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, अगर मैं फिल्म मेकिंग वीडियो मेकिंग की भी बात करूँ तो वो लोग भी अगर अच्छा काम करने वाले हैं तो वो अपनी जो भी क्रिएटिविटी है उसकी शोकेसिंग बाहर करते हैं। ज़ाहिर है यहाँ पर उस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद नहीं हैं। आपके ख्याल में होना क्या चाहिए जो कि हुकूमती लेवल पर हो या फिर इंडस्ट्री में जो करने वाले हैं वो कर सकते हैं, वो क्या है? बिल्कुल, इसके लिए तो सबसे पहले तो हुकूमती लेवल के ऊपर कुछ काम होना चाहिए। इस फील्ड को, इस इंडस्ट्री को सबसे पहले जो है वो सीरियस लेना चाहिए, इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए। जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उनके मुकाबले इसको भी एक जो है इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, उसके हिसाब से प्रोटोकॉल्स बनाए जाएं और जो इंडस्ट्री के लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको उस पैनल में लेकर आया जाए या उनसे डिस्कस किया जाए कि किस तरह से यहाँ पे जो नया टैलेंट आ रहा है या जो नए न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको किस तरीके से कौन कौन से प्लेटफॉर्म फराहम किए जाएं ताकि वो अपना काम शोकेस कर सकें
और फिर वो पाकिस्तान के थ्रू बाहर जाएं, इंस्टेड कि वो पाकिस्तान का काम बाहर ले जाके शोकेस करें, पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से शोकेस करें और फिर पाकिस्तान के थ्रू ही बाहर लेके जाएं। तो ये हुकूमती लेवल के ऊपर काम करने की इसके ऊपर बहुत ज़रूरत है और फिर प्राइवेट इंडस्ट्री के जो अपने बड़े मेरे बहुत सारे सीनियर्स लोग यहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि किसी तरीके से मिलके कोई ऐसी यूनियन बनाई जाए, कोई ऐसी कम्युनिटी बिल्ड की जाए जहाँ पे लोगों का जो है वो एक्सेस ईजी हो। सबसे बड़ा गैप आता है कि आपका एक्सेस जो है ना वो नहीं हो पाता है। न्यू कमर्स का कोई बहुत सीनियर कोई अगर डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, उनके साथ कनेक्शन जो है वो इतना ईजिली नहीं हो पाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, तो जो सीनियर्स हैं उनको मिलके काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा आप ज़रा ये जो एमी अवार्ड्स तक का सफ़र है इस पर थोड़ी बात कर ली जाए। जब नॉमिनेशंस आप तक आई तो ये किस तरह मतलब ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ? समय ये हमने पैकेज किया था पिक्सार और टॉय स्टोरी के ESPN के साथ मिलके। जब ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया था, जो हमारी सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर थी जोसलिन, उन्होंने इसको उनको अप्रोच किया गया, तो हमने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन वगैरह करी, काफ़ी क्रिएटिव जो है वो R&D सेशंस हुए कि किस तरह से हमने काम करना है इसके ऊपर। और फाइनली जब हमें अप्रूवल मिली पिक्सार से और ESPN से, तो हमने जो है इसकी फुल प्रोडक्शन स्टार्ट करी। ये काफ़ी यानी कि लेंथी प्रोसेस था, टीम वर्क था, काफ़ी बड़ी टीम थी इसके अंदर इन्वॉल्व, क्योंकि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो काफ़ी आपको जो है वो टैलेंट अवेल करना पड़ता है। और बस जब ये कंप्लीट हुआ तो फिर नॉमिनेशन के लिए तकरीबन हमारे पास कॉल आई हमारी कंपनी के पास कि हम जो है ये नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, और ये इवेंचुअली 2 कैटेगरीज में जब किया तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग हुआ कि इट मीन्स के ये कुछ हमने अच्छा काम किया है जिसकी वजह से ये 2 कैटेगरीज में गया है, क्योंकि हमारे थे वो भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिनके साथ हमने कम्पीट किया है। ज़बरदस्त। चलें जी, वंस अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जिन पॉइंट्स पर बात की है अल्लाह करे कि उस पर तवज्जो भी दी जाए और उस पर कुछ ना कुछ हो, यूनियन बने और इसको फोकस किया जाए। थैंक यू सो मच उमैर, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना कीमती है तो 1 नहीं 2 नहीं 3 एमी अवार्ड्स, बड़ी बात है जनाब। अभी प्रोग्राम में हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब उस खबर पर आएंगे जिससे पाकिस्तानियों का दिल टूटा। कल ये अफसोसनाक खबर हम तक पहुंची, फ़नून लतीफ़ा का अहम बाब बंद हो गया। मारूफ अदाकार, सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन तवील अलालत के बाद गुज़श्ता रोज़ अपने खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले। 84 साला अदाकार फेफड़ों और सांस के आर्जे में मुब्तला थे। तलत हुसैन ने कई मुल्की और गैर मुल्की फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मारूफ अदाकार हैं बहरोज़ सब्ज़वारी, और मॉडल अदाकारा इस वक्त नादिया हुसैन साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। बहरोज़ साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगी। बहुत ही सर शफीक और दोस्त नेचर के मालिक हमने देखा तलत हुसैन साहब, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आपका और उनका 50 साल का साथ रहा। तो बहरोज़ साहब, कल जब हमने ये खबर सुनी तो यकीनन हम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। आपका तो माशाल्लाह एक तवील साथ रहा, क्या कहेंगे उनके जाने पर? अल्लाह ताला सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तलत साहब का और मेरा साथ 50 बरस से पे मुहित है, और मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा, थिएटर भी किया, कुछ नसीब हूँ रेडियो पे भी उनके साथ ड्रामा में बोला हूँ, और टेलीविजन तो बहुत किया। एक जबरदस्त इंसान थे यार, वो इतने धीमे थे, इतने बड़े एक्टर थे, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ थे। कभी मैंने नहीं उनके मुंह से किसी की गीबत या कोई गॉसिप नहीं सुनी, और बहुत कुछ हम सीखते रहे उनसे। वो बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन जब गुजरा तो हमारी दोस्ती हो गई थी, और उनकी फैमिली से, और बस एक बहुत बड़ा खला है यार। अब क्या बताएं, ये तो सारी जिंदगी का दुख है। और लेकिन तलत हुसैन के ये हमारी फर्टिलिटी है, ड्रामा है, तलत हुसैन का नाम।
नहीं बुलाया बिल्कुल, नहीं। ये बहुत बड़ा खला है जो शायद कभी पुर नहीं हो सकता। नादिया साहिबा, बहुत अफसोसनाक खबर है, तलत साहब का दुनिया से जाना हम सबको उदास कर गया है। वो बीमार थे, उनकी वफ़ात को अचानक तो नहीं कह सकते, लेकिन इतने सीनियर की रुखसती यकीनन एक अहद का इख्तिताम है, ऐसा अहद जो अदब से भरा हुआ था। आप क्या कहेंगी? देखिए, आई मीन अचानक तो खैर शायद नहीं थी, क्योंकि ही वॉज प्रीटी अनवेल। कुछ अर्से से उनकी तबीयत खराब थी को मैं खाली मेमोरी लॉस भी हो रहा था, डिमेंशिया हो रहा था, और ओवरऑल जो एक उम्र के लिहाज से, बढ़ती उम्र के लिहाज से जो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं वो उनको हो रही थी। एंड माशाल्लाह ही लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ। आई मीन माशाल्लाह ही वाज 80 प्लस। तो अचानक तो खैर नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स एक इतने सीनियर एक्टर और जो कि बस अल्लाह ताला उनको कुछ में नादिया साहिबा जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों हजरात मेरे साथ मौजूद रहे हैं। अभी प्रोग्राम में वक्फा शामिल करते हैं, स्टे विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे सरहद पार छिपे अनासर हैं, और इन नापाक दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। मार्च में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके वशाम में चीनी इंजीनियर्स पर होने वाले हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई, और यह हमला कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत के अहकामात पर हुआ था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा के कोऑर्डिनेटर राय ताहिर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चीनी इंजीनियर पर हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी अफगानिस्तान में तैयार की गई। इस पर मजीद बात करने के लिए डिफेंस एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि हमने बारहा ये बात की कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती है, इस पर अफगान हुकाम को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, इस पर तवज्जो देनी चाहिए, सिलसिले को रुकना चाहिए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह का हमला होता है और ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। तो इस पर हुकूमती सतह पर आपके ख्याल में अब हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि उनको हमारी बात समझ भी आए? आई थिंक अभी जो करंट स्ट्रेटजी है इसकी कंटिन्यूएशन मेरे ख्याल में बेहतर है। अगर आप देखें ये 3 डायमेंशनल है। एक तो मिलिट्री ऑपरेशन विद इन पाकिस्तान जो है, और डिटर्मिनेशन है पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप की कि इंशाल्लाह इस साल के एंड तक इसका जो है मैक्सिमम कला कमा किया जाएगा। बॉर्डर फेंसिंग वगैरह है, एंटी स्मगलिंग के मेयर्स हैं, और स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेक्टा वगैरह भी, जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर नेक्टा गए हुए थे, तो आई थिंक दोबारा उसको फाल बनाया जा रहा है। दूसरा है डिप्लोमेटिक लेवल पे कम्युनिकेशन है अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट के साथ, और थ्रू रीजनल, अगर आप देखें रीजन का भी काफ़ी प्रेशर है। मॉस्को फॉर्मेट में हुआ, वहाँ पे सारे रीजन इनसे बात की, और अभी एक इंटरनेशनल टेररिज्म की वेव नज़र आ रही है। जिस तरह मॉस्को में अटैक हुआ तो उसमें सारी दुनिया परेशान है, इवन ईरान जो है। और तीसरा जो है, आपने देखा भी ट्रांस फ्रंटियर अटैक्स भी पाकिस्तान ने 2 दफ़ा कर चुके हैं मेरे ख्याल, जहाँ पे हमें क्लैरिटी होती है कि यहाँ पे टेररिस्ट मौजूद, तो एक मैसेज कम्युनिकेट किया गया। लेकिन इससे ज़्यादा आई थिंक एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस वक्त अफगानिस्तान के इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको आई जस्ट 1 मिनट में कवर करूंगा कि इस वक्त जो जीडीपी है $6.5 बिलियन है, जो फैसलाबाद की जीडीपी का 11वां हिस्सा भी नहीं बनता। दैट इज द टोटल आई वुड से इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है। -0.6% इस साल रहा उनका इकोनॉमी का, जो आप कह लें माइनस में चली गई, ग्रोथ नहीं हुई। 40% आबादी जो है वो इस वक्त भूख का शिकार है, और ये यूएन के फैक्ट्स हैं। तो इसका मतलब है कि अफगान अवाम जो है उनको बेसिकली पनिशमेंट मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान जब भी स्ट्रेटजी बनाएगा या जो करता है इनके साथ एंगेज में, ये बड़ा ख्याल रखा जाता है कि अवाम के साथ जो है वो हमारी एंगेजमेंट रहे, और गवर्नमेंट को डेफिनेटली डिप्लोमेटिकल भी आपने समझाना है। साहब मुझे ये बताएगा कि क्या ये हकीकत है कि अफगानिस्तान में ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि दहशतगर्दी में फाल भी हैं और इस हवाले से इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, और अफगान हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं, या फिर वो इस पर तवज्जो नहीं देना चाह रहे, इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, करना चाहते हैं? इस हवाले से हालात क्या हैं? जी मेरे ख्याल दोनों चीजें हैं। लाइक आईएस का कहा जाता है कि शायद आउट ऑफ कंट्रोल है बिकॉज आईएस इनको भी अटैक, लेकिन जो टीटीपी है, जो प्रॉक्सीज हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही हैं, या इसी तरह कुछ लो सब एनालिसिस ग्रुप है, वो भी वहाँ से सपोर्ट हो रही है, और उसमें शायद भारत भी इन्वॉल्व, बिकॉज भारत भी बड़ा एक्टिव हो रहा है। तो उसमें तो अभी जो प्रूफ्स दिए गए, लाइक अभी जो इंटीरियर मिनिस्टर ने डिमांड की, इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स,
इसमें नूर वली मसूद है या बाकी जो इनके कार्डर्स के हेड्स हैं या जो बेसिकली पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, तो इनके प्रूफ्स जो है विद वीडियोस विद एविडेंस ऑडियो सारे उनके हवाले किए गए। तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी है और यही वो वजह मैंने बताया कि जो इकोनॉमिक हालत जब खराब हो तो फिर आप टेररिज्म का सहारा लेते ताकि कंसेशन मिले, बेसिकली स्मगलिंग की इजाजत दी जाए। उसके बाद जो है वहाँ रेफ्यूजीज को भी शायद हमें मजबूर करें इधर रखें, मतलब ये उनकी एक अटेम्प्ट हो सकती है। और फिर जो अर्स्टवाइल फाटा था वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट की जाए जहाँ पे जो मर्जी करें। सो आई थिंक दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव, नॉट रियलाइजिंग कि अफगानिस्तान की जितनी मदद पाकिस्तान ने की है टर्म्स ऑफ मटेरियल, ह्यूमन, डिप्लोमेटिक, इनकी पहली इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जहाँ पे इस्लामाबाद नहीं, में, तो इसमें तो शायद आपको क्या लगता है ब्रिगेडियर साहब, कहीं दुश्मन ने इस चीज़ का फ़ायदा तो नहीं उठाया? ज़ाहिर है हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी थी कि यहाँ पर जो पनागुज़ीन थे या अफगानी थे उनकी मुंतकरी हमारे लिए इस वक्त की अहम ज़रूरत थी, तो हमने जो उनको वहाँ भेजा है सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश की गई हो अफगानियों के और उनको उकसाया गया हो कि भाई आप ये बिल्कुल आपके दुश्मन हैं, इन्होंने आपके साथ ज्यादती की है, तो लिहाजा आप इस तरह की कार्रवाइयां जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ तरीके से होंगी। इस पर आपकी क्या राय है? ये आई थिंक बड़ा कंसल्टेड डिसीजन था, सोच समझ के किएगा। और इसके अंदर थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहिए कि 50 लाख अफगान जो पाकिस्तान की सरजमीन पे रहे हैं पिछले 40 साल में, जो एक रिकॉर्ड है। 50 लाख का मतलब यूरोप के कई मुल्कों से इनकी आबादी शायद ज्यादा है। इसके अंदर कुछ लीगल भी हैं, आई वुड से ऑलमोस्ट 3 मिलियन जो यहाँ ऑलमोस्ट अभी सेटल हो चुके हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स है। बाकी 2-3 वेव्स हुई अभी इसमें, फॉरेन ऑक्यूपेशन अफगानिस्तान में रही है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा कि एक्सटर्नल फैक्टर कितना ज्यादा डिस्टेबलाइज किया है। 20 साल अमेरिका यहाँ पे रहा है, 8 साल रशिया रहा है, साफ ज़ाहिर एक इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे, तो उसका फायदा फिर उठाया था। लेकिन जो वापस भेजा, आई थिंक दैट इज बेस्ड ऑन, ईरान ने अभी किया, इस पे कोई आवाज नहीं उठाता अफगानिस्तान में। 10 लाख, आई थिंक 11 लाख रिपैट्रिएट किए पिछले साल। पाकिस्तान ने भी ये कहा कि वो इलीगल आए वापस जाए और अपना आप शेयर करें, लोड जो है गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी ले। तो ये आई थिंक इसमें पाकिस्तान शुड स्टैंड विद दिस कमिटमेंट। और बाकी जिन पास वीजा है, अगर वो अभी 3 लाख अफगान हर महीने आता है पाकिस्तान में काम करने या हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, खवातीन आती हैं इलाज के तो लिए। आपके तो ख्याल में वो चीज ब्रिगेडियर साहब, जाहिर है जो करेगी वो तो अफगान हुकूमत ही करेगी, लेकिन अफगान हुकूमत को वैसे अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो उस तरह से तस्लीम किया जा रहा है या फिर इसको उस तरह तस्लीम ही नहीं किया गया, दुनिया इसको तस्लीम नहीं कर रही है, क्योंकि ये लोग वैसे भी अपने मुल्क में अमन कायम करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। अगर इनकी सरजमीन इस तरीके से इस्तेमाल हो रही है और आगे भी होती रहती है, ये तो खित्ते के अमन के लिए खतरा है फिर। जी, आई थिंक बड़े कम मुल्कों ने किया है। आई वुड से कि देखा जाए तो पाकिस्तान, किसी हद तक चाइना और मतलब आप कह रहे हैं कि सफारत खाने काम कर रहे हैं, फिर शायद सऊदी अरेबिया और कतर है। ये गिनती कि अभी भारत तक ने अभी तक एम्बेसी इनकी अलाउ नहीं की दिल्ली में, तो बंद पड़ी है। और इंटरनेशनली तो दे आर टोटली आइसोलेटेड, फंड्स की कमी है। और उसमें ऑल द मोर रीजन कि तालिबान को रियलाइज करना कि दोस्त ममालिक हैं जो कोऑपरेट कर रहे हैं रीजन में, कम से कम उनके साथ तो बना के रखें। ये नहीं हो सकता कि आप टेररिज्म भी कराएं और कंसेशन ड्रॉ करें। लेकिन मेरे ख्याल में जो इकोनॉमिक प्रेशर है, डिप्लोमेटिक प्रेशर, ये भी साथ साथ चलेगा और ये काम करेगा। और इसमें अभी विद इन अफगानिस्तान बहुत आवाजें उठ रही हैं। अभी फ्लड्स हुए, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान, बिल्कुल मैनेज नहीं कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ब्रिगेडियर साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि हमले के 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जो कि नेक्टा का स्टेटमेंट कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। हमारे मुल्क में एपेक्स कमेटी का सही तरीके से फ़ाल होना कितना ज़रूरी है कि एपेक्स कमेटी के इजलास हों, हर सूबे में हों, ताकि जो सहूलतकार हैं इन पर एटलीस्ट गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए कि इस तरह के किसी भी मजमूम मकासद में कामयाब ना हो सकें। जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप जो है हर लेवल पे उनको इकट्ठे ही बैठना पड़ेगा। और ये आई थिंक अब नेक्टा भी जब बनी उसके बाद फिर ये सिस्टम आया जो एपेक्स कमेटीज का, स्पेशली जो जहाँ सूबों में ज्यादा डिस्टर्बेंस, स्पेशली केपी और बलूचिस्तान में, वहाँ भी रेगुलरली ये चीज होती थी। लेकिन अभी नाउ वी नीड टू बेसिकली ओन, इसी तरह केपी गवर्नमेंट है या बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, दे हैव टू डिलीवर ऑन इट। अभी फाटा को जब जम किया गया और सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर आपने रिट कायम करनी है, आवाम को फैसिलिटीज देनी है और ओनरशिप लें आप, पॉलिटिकल ओनरशिप। अभी भी आवाजें उठते हैं जी कि इसको रिवर्ट किया, व्हिच इज आई थिंक एब्सर्ड। मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी है कि हर लेवल पे कोऑपरेशन भी, और अभी बड़ी अच्छी है, स्पेशली अगर आप पुलिस, आर्मी, इंटेलिजेंस, फ्रंटियर कोर, उसके बाद नेक्टा का अगर देखें सेटअप, तो अच्छी कोऑपरेशन है। लेकिन इसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग है, पुलिस की जो सिविल इंटेलिजेंस है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है। एंड देन विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स के तहत आपने डेवलपमेंट का काम करना है, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के जो अभी लेट्स से फाटा के अर्शपाइल फाटा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इस तरीके से फिर आवाम को भी तसल्ली होगी जी कि नया सिस्टम जो है उसमें उनको ज्यादा फैसिलिटीज हैं। तो ऑल टोल्ड आई थिंक ये मल्टी डायमेंशनल एफर्ट की जरूरत है और मेरे ख्याल में भी डायरेक्शन ठीक है। फाइनली
सही, मैं ये चाहूँगी ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताएगा कि अब चूंकि सबूत भी हमारे पास हैं और ये साबित हो गया है कि यहाँ से अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल हुआ और पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई, अब हमें किस तरह से इस चीज़ को रजिस्टर कराना है, बताना है कि भाई ये चीज़ इस तरह से हो रही है और अफ़गान हुकूमत को इस पर कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमें मज़ीद क्या करना होगा? जिसमें डिप्लोमेटिक चैनल्स भी हैं, फिर रीजनल चैनल्स हैं, और इसके ऊपर आई थिंक रीजन में हर साल बड़ी मेजर आई वुड से सिटिंग्स होती हैं। जैसा मॉस्को फॉर्मेट है, SCO का फॉर्मेट है, इसी तरीके से ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का अपना मैकेनिज्म है, कासा का मैकेनिज्म है। तो उसमें अभी तालिबान प्रेशर फील भी कर रहे हैं, बिकॉज इंटरनली वहाँ भी कह रही थी कि आपने आके ऑक्यूपाई कर लिया सारा कुछ, और लेकिन ऑन ग्राउंड तो हालात बहुत बुरे हैं। तो अगर आपने नेबर के साथ बिगाड़ के रखनी है तो वो लाइक वुमेन राइट्स में जाहिर है ब्रिगेडियर साहब ये यही कोशिश की गई है कि हमारे चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब हों, और जाहिर है जो यहाँ पर चीन इन्वेस्टमेंट करता है या जिस तरह से काम कर रहा है उस सिलसिले को रोका जाए, और ये काम दुश्मन ही कर सकता है। और अब ये साबित भी हो गया कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई है इस मकसद के लिए। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आप अपनी राय से हमें आगाह किया है। अब हमें आगे बढ़ना है, बात करनी है हीरो पाकिस्तान में। हमने आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसे टेनिस प्लेयर से जो कि ताजिकिस्तान, कतर, सऊदीया समेत कई मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ अपने नाम रखते हैं। अंडर 14 टेनिस के खिलाड़ी ज़ुहैब अफजल मलिक जो कि गुज़श्ता दिनों सऊदीया के शहर रियाद में होने वाली एशियन टेनिस चैम्पियनशिप में शिरकत के लिए गए, जहाँ 36 इंटरनेशनल खिलाड़ियों में उन्होंने 6ठी पोजीशन अपने नाम की है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ुहैब अफजल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर टेनिस के खेल में 50 से ज़ायद मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। उनका ख्वाब है कि वो टेनिस के खेल में वर्ल्ड चैम्पियन बने और पाकिस्तान का नाम मज़ीद बुलंद करें। तो फ़ख्रे पाकिस्तान ज़ुहैब मलिक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। कैसा लग रहा है आपको माशाल्लाह से जब आप इतना ज़बरदस्त खेल रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेहनत भी चाहिए होती है इस लेवल पे पहुंचने के लिए, और ऑल टुगेदर बस बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता हूँ बाहर जाके खेलना और पाकिस्तान का फ्लैग उठाना। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि इसमें आपके पेरेंट्स का क्या किरदार रहा है, कितना उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, और ज़ाहिर है फिर आज आप इस मकाम पर पहुँचे? जी सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा मिली है ऐसे गार्डन से, एज टेनिस से, और क्या कहते हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली है। इसामुल हक कुरैशी हैं, उन्होंने एकेडमी खोली थी एज टेनिस, उसमें मैं शामिल हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब तो आपके बारे में इस तरह की खबरें, अब तो आपके बारे में इस तरह की बातें बल्कि हो रही हैं कि आप बस कुछ ट्रॉफीज़ अवे हैं एशिया के नंबर 1 चैम्पियन बनने में। तो मुझे बताइएगा इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई ऐसा है, और दूसरा कितनी जल्दी ये वक्त आ जाएगा आपके ख्याल में? आवाज़ सही तरह नहीं आई। ज़ुहैब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप बस कुछ ट्रॉफीज़ अवे हैं और एशिया के नंबर 1 टेनिस के चैम्पियन बन जाएंगे आपको क्या लगता है वो वक्त कितना करीब है अब? जी वक्त तो बहुत ज़्यादा करीब है, बस अब मेहनत करते रहना है मैंने, और इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा करीब है। अभी मैं एशिया नंबर 23 पे पहुंच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और अभी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं मेरे पास। अभी मैं थाईलैंड भी जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, इसामुल हक भेज रहे हैं मुझे, और अभी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है वो गोल। चले जी, ज़बरदस्त। इसका मतलब इसाम भी आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है उनकी सपोर्ट जब आपको मिल रही है? ज़ाहिर है उनका भी एक नाम है, वो बड़े ज़बरदस्त टेनिस के प्लेयर हैं। कैसी आपकी मतलब उनसे बातचीत है, कितना सपोर्ट करते हैं? जी सपोर्ट तो इसाम भाई बहुत ज़्यादा करते हैं। वो हमारा कुछ फंड्स भी कर देते हैं जब बाहर जाना होता है, और उन्होंने अभी हमें एक एकेडमी पे भी इंट्रोड्यूस किया थाईलैंड में, ट्रूप्स टेनिस एकेडमी। उसके अंदर मैं अभी 3 महीने के लिए ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, और उधर ही टूर्नामेंट्स होने हैं, तो साथ साथ काफ़ी ज़्यादा उनसे भी सपोर्ट है। ज़बरदस्त। अच्छा, फेडरेशन कितना सपोर्ट कर रहा है आप? फेडरेशन भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ साथ सियालकोट चैम्बर्स भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ऐसे गार्डन्स भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है।
तो ये डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आपकी जो पढ़ाई है उसके बारे में बताइएगा, आप कौन सी क्लास में हैं, पढ़ाई साथ साथ चल रही है, मैनेज करने में मुश्किल तो नहीं होता? नहीं, पढ़ाई तो ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में और पढ़ाई तो मैंने कभी नहीं छोड़ी। पढ़ाई साथ साथ टेनिस की भी जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली टेनिस को ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, तो टेनिस को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल रहा है। इस वजह से जो हमारी प्रिंसिपल है मिस इरमा और जो मेरी कोऑर्डिनेटर है मिस सबीना, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। मैं इस वक्त 8th ग्रेड में हूँ और तो जब मैं टेनिस पे फोकस हो रहा होता हूँ और पढ़ाई इतनी नहीं होती तो हमें स्केड्यूल भेज देती हैं, हमें नोट्स भेज देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेटिंग हैं वो लोग। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप थाईलैंड जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, इवेंट की कौन से की तैयारी अब चल रही है? तैयारियां तो ऑब्वियसली इधर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग है। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ और टेनिस पे चला जाता हूँ 7:30 तक। 7:30 से 12:30 तक मैं टेनिस कोर्ट में रहता हूँ और फिर उसके बाद मेरी 1-2 घंटे की फ़िटनेस होती है और फिर बीच में थोड़ा सा रेस्ट का टाइम मिल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर शाम को 2 to 3 आवर्स टेनिस होती है। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने डीमोटिवेशन फील की हो या आपने फील किया हो कि मैं थक जाता हूँ, या फिर आपको वैसे तो सबसे पहले मुझे बताएं शौक कैसे पैदा हुआ आपको? उनके शौक से ही मोटिवेशन आती है? मोटिवेशन तो अंदर से ही आती है, पैशन भी अंदर से ही आता है। उसके साथ साथ जो मेरे पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी मोटिवेट करते हैं, जो फैमिली भी है वो भी काफ़ी मोटिवेट करती है। ये मोटिवेशन तब आई जब मैं 8 साल का था, जब मैंने टेनिस शुरू की थी। मैं बच्चों को देखता था वो टेनिस खेल रहे होते थे, तो मैंने भी सोचा, मैंने अपने अबू को कहा कि मैंने भी खेलनी है, तो उन्होंने मुझे फिर रैकेट लेकर दिया और फिर मैंने खेलना शुरू किया। तो कोचेज़ ने मुझे देख लिया, उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, तो उधर से फिर प्रोफेशनली मैंने शुरू किया। उधर से फिर मेरी मोटिवेशन आई कि मैं काफ़ी आगे जा सकता हूँ। तो अभी इधर से हमारा गोल है कि अब वर्ल्ड नंबर 1 बनना है और पाकिस्तान का नाम। चलें जी, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक ज़ुहैब, अल्लाह करे कि आपका ये ख्वाब जल्दी पूरा हो, फिर हम इंशाल्लाह आपको फिर से दावत देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि टेनिस की दुनिया में भी ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मुल्क का नाम आगे चलकर रोशन करते रहेंगे, और फिर जनाब हम देखेंगे कि जी यही बच्चे दूसरे बच्चों को भी सिखा रहे होंगे। अभी हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात हो जाए खेल की, यानी कि क्रिकेट की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ जारी है और दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 23 रन से शिकस्त दी है। शायकीन क्रिकेट की जानिब से एक बार फिर बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि दूसरे मैच में मिडिल ऑर्डर और प्लानिंग के फुकदान पर कई सवालात उठे हैं। अब पाकिस्तान कल सीरीज़ का तीसरा मैच खेलने जा रहा है। आज कार्डिफ टीम पहुंच गई है जहां प्रैक्टिस सेशन होगा, तो परफॉर्मेंस कैसी होगी आगे आने वाले मैचेस में कुछ नहीं कहा जा सकता, और कुछ भी अभी जज कर लेना वो आई थिंक इट्स टू अर्ली। लेट्स सी क्या होता है। तो इस वक्त हमें क्रिकेट एक्सपर्ट है साजिद साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया शहरीज। यकीनी तौर पर माय प्लेजर। यकीनी तौर पर हम सबको जो इस तरह तवक्को थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उस तरह की तवक्को पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं खेली। जैसे कि यकीनी तौर पर जिस तरह आपने इंट्रो में बताया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरे 2020 में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती थी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन गैर मियारी, कप्तान दोस्ती यारियाँ, पावर को अब छोड़ देनी चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए। खुद की कारकर्दगी यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग है। पहला पाकिस्तानी है जो 4000 2020 पर रन बनाया जा रहा है, मगर शादाब की मर्सी दुआ है, अगर शादाब को खिलाना है तो खुदा के वास्ते बॉलिंग ना कराएं। वही बॉलिंग पाकिस्तान की जो उसने रन दिए उसकी वजह से मैच आ रहा। फिर इफ्तिखार चचा का सिलेक्शन यकीनी तौर पर गैर मियादा। साइम अयूब जो मेरे अपने शागिर्द हैं, बड़े मायूस खून कारकर्दगी, उन्होंने 20 2020 खेले हैं जिस पे लोग तवक्को रख रहे थे। फ्यूचर है पाकिस्तान का, और हेड कोच ने उसको सपोर्ट की, गैरी ने उस तरह उससे प्ले नहीं किया। रिजवान का उसका आउट होना, मगर फ़कर ने और बाबर ने इम्पैक्ट डाला था। लेकिन इसमें साजिद भाई जो शादाब है जिसकी बुरी परफॉर्मेंस पे काफ़ी तनकीद हो रही है, वो बॉलर कम बैट्समैन है, यानी कि
आपको पता है कि वो बॉलिंग ज़्यादा अच्छी करता है, बैट्समैन इतना नहीं उस तरीके से परफॉर्म कर पा रहा, उसका सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं सोचा जा रहा? ये बाबर अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, अबरार को मौका देना चाहिए, अबरार को मौका क्यों नहीं दिया गया? 200% अबरार को खिलाना चाहिए। अब ज़हनी तौर पे डिसाइड कर लें, अगर आप बाबर को सोचना चाहिए अबरार को किस तरह आप कैरी कर रहे हैं कि एशिया कप से, वर्ल्ड कप से लेकर न्यूजीलैंड की सीरीज है, आयरलैंड की सीरीज है। देखिए किसी भी खिलाड़ी को आप खिलाएंगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। हालांकि 35 विकेट्स में टेस्ट में ली हुई है। अगर ठीक है शादाब वर्ल्ड क्लास फील्डर है, एक अच्छा बैट्समैन है, बॉलिंग उस तरह की नहीं कर रहा जिस तरह की उसको करना चाहिए। और अबरार एक आपके पास बेहतर ऑप्शन है। मोइन अली को देख लें, आदिल को देख लें, इंग्लैंड वर्ल्ड की बेहतरीन टीम है। 2022 का आपने इन्हीं से फाइनल खेला था और बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनके स्पिन मोइन ने और आदिल ने अच्छी ब्रेक की है। मोइन ने तो 2 विकेटें भी ली हैं। मगर हम ये नहीं सोचते, हम मुल्क के लिए नहीं सोचते, टीम के लिए नहीं सोचते, हम दोस्तियों के लिए टीम सोच रहे हैं। चचा इफ्तिखार को अपने 60 से ज़्यादा 2020 मैचेस खिला दिए हैं। गैर मेयारी उसने कारकर्दगी दिखाई है और गैर मेयारी उसने शॉट सिलेक्शन की है। फिर आपकी टीम जो सिलेक्ट की जा रही है, सिर्फ एक मैच विनिंग बॉलर, मेरे हाथ में ये बॉल है शहरी, ये बॉल इंडियन ब्रांड बॉल है। अब पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, IPL का फाइनल हुआ है, गैर मेयारी IPL का फाइनल हुआ है, उसमें जो बॉल यूज हो रही है वो यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्विंग स्विंग हो रहा है। उस बॉल को क्या ICC ने ऑस्ट्रेलियन से बॉल बनाया है कि इंडियन ब्रांड कर रही है? आपकी खबर में ब्रेकिंग बता रहा हूँ, इंडियन जो ICC को चला रहा है BCCI, तो ये मुझे बता रहे हैं जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2024 2020 का, क्या इंडियन बॉल इस्तेमाल होगा? ICC ने ऑस्ट्रेलिया से बॉल इस्तेमाल किया है, जैसा कि हमने 2023 में भी वाज़ेह तौर पे निशानदेही की थी, बताया था। इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था और इंडिया ने चलो ठीक है अपने मुल्क में अपना बॉल इस्तेमाल किया था। मगर अब ICC का वर्ल्ड कप अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, मगर उनका प्रेशर इतना है, उनके ताल्लुकात इतने हैं। आज मुझे बताइए IPL की चमक क्या हुआ? पहले तो शाहरुख खान को आपके इस मॉर्निंग शो के तो उससे, क्योंकि शाहरुख खान एक पाकिस्तानी एज ए मुसलमान, उसको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ठीक है उसकी टीम जीती है, वो एक स्पोर्ट्स लवर है, एक बेहतरीन, ठीक है उसने अच्छी टीम जीती है, मगर मैं उसको जरूर मुबारकबाद। अच्छा, आपने IPL का जिक्र किया है तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा माइकल जो वॉन है उनके ट्वीट की बात भी हो जाए, जिन्होंने ये लिखा है, तनकीद किया है बड़ा खुलकर। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर था कि हम IPL में अपनी टीम को रखते तो उनकी तैयारी वर्ल्ड कप की ज़्यादा बेहतर हो जाती, बजाय इसके कि पाकिस्तान के साथ सीरीज रखी जाती। तो बड़ी शर्मिंदगी है तो टीम के लिए। देखिए बहुत बड़ी ज्यादती की है उसने, और हमारी IPL से एक झुटताला ली के गैर मेयारी क्रिकेट हो रही है। IPL में मुझे बताइए अगर 200 250 300 रन बन रहे हैं तो वर्ल्ड क्लास बॉलर जिसमें शिरकत कर रहे हैं उनकी बॉलिंग तो शो हो गई, उनकी बॉलिंग तो आउटस्टैंडिंग नहीं आई। फिर आप मुझे बताइए जो IPL का फाइनल खेला गया, जो इंडिया की टीम बनी है, उसमें तो एक भी प्लेयर उसमें वो नहीं है जो IPL में जो खेल लेते फाइनल। मगर IPL को एक इस तरह प्राइवेट लीग को अगर इससे बनते रखते हैं, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा जो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। यही तो वजहत होती है। मैं मोहसिन नकवी साहब का जिक्र क्यों करता हूँ? अब 30 तारीख को मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दोबारा सपोर्ट करने, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वजीर दाखिला एक ऐसा चेयरमैन आया जो क्रिकेटरों को मॉनिटर करता है। आपने मैंने खबर भी की थी शहरीज यादव को शहनशाह अफरीदी को वाइस कप्तान बनाते हैं, कितने दिन पहले की थी? 1 महीने पहले। अब शहनशाह अफरीदी को पाकिस्तान ने ऑफर की वाइस कप्तान, मना कर दिया, तो क्यों मना किया? क्यों पाकिस्तान बढ़ के क्यों मना किया? उसको कप्तानी से हटाया था इसलिए उसको मना किया। ये तो आप बताएं ना, अंदर की बात क्या है? क्या टीम में इख्तलाफात हैं? क्यों मना किया उन्होंने? पाकिस्तान के लिए सोचे, उसको बोले पाकिस्तान के लिए। भाई शाहीन ने इसलिए मना किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मौजूदा लोग हैं करता धरता उसको पाकिस्तान टीम से कप्तानी से हटाया गया था और उसने मना किया वाइस कप्तानी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा टीम में, मगर वाइस कप्तानी ले लेगा। देखिए एक ही फाइटर बॉलर है वो शहनशाह अफरीदी, और एक ही बॉलर है मैच विनर बॉलर है शहनशाह अफरीदी, और जो 140 से ईयर में स्विंग करता है, बॉल ईयर में स्विंग करना। और आपके नसीम की बॉलिंग में वो कारकर्दगी नजर आ रही है, हारिस की बॉलिंग में कारकर्दगी, मगर शाहीन की बॉलिंग में कल भी उसने 3 विकेटें ली हैं। वो एक ऐसा मैच विनिंग बॉलर है, उसको पता है अपनी एबिलिटी। मगर अगर दोबारा मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं तो यकीनी तौर पर वो मनवा लेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, अपने बच्चों के समझते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी को मुल्क के खातिर वाइस कप्तान बनना चाहिए। और ये मुल्क की टीम है, ये छोड़ दें लाइक डिसलाइक ग्रुप बन दिया, अब खत्म करें। आपके पास दिन कितने हैं? 1 हफ्ता तो रह गया वर्ल्ड कप में, आपने आना है, वर्ल्ड कप की तैयारियां करनी है, फिर दुनिया की टीमें इतनी 20 की 20 टीमें आपको इंतजार कर रही हैं। अच्छा, इसमें मैंने कल ये भी देखा है कि जो इन मॉर्गन है वो कमेंट्री कर रहे थे और उनकी तरफ से कहा गया कि ये कैरेबियन पिचेस के T20 पिचेस के करीब हैं, तो अभी जजमेंट बड़ी अच्छी हो रही है आगे के लिहाज से कि स्टेट ऑफ क्रिकेट क्या है।
अगर तो वाकई ऐसी सूरत हाल है तो 160 पे टीम को ऑल आउट हो जाना, ये तो बड़ा कंसर्निंग है फिर। बहुत ज्यादा लगवियां फिक्री है। देखिए ना, आपके बैटिंग पावर प्ले में आपके ओपनर साइम को आपने ट्राई किया, उस तरह की कारकर्दगी, रिजवान की उस तरह की कारकर्दगी नहीं है, बाबर की खुद उस तरह की कारकर्दगी नहीं है। अगर बैटिंग आपके लिए नहीं करेगी, बॉलिंग पे आप टीम डिपेंड करते हैं। आप मुझे आपके कौन सा बैट्समैन इन फॉर्म है भाई? बाबर के अलावा बाबर को निकाल दें तो आपकी टीम में कोई ऐसा लड़का नहीं है 40-45 रन बनाते हैं आपकी टीम। फिर आपके लड़कों को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके खेलने का शौक नहीं है, मैच फिनिश करने का शौक नहीं है, शॉट सिलेक्शन नहीं आते, तो शॉट मेरिट पे खेलने नहीं आते। बॉल जो होती है, आप मुझे बताइए, आजम खान जिस गेंद पे आउट हुए शॉट एक्स्ट्रा कवर पे, वो शॉट मारने का था, उसको पूरा लिफ्ट करना चाहिए, हाई बैक लिफ्ट आ रहे हैं वहीं से डेड कर देते हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आपको मोटिवेट की जरूरत है और टीम को अच्छा, एक और डिसीजन जिस पर काफी साजिद साहब तनकीद हो रही है, वो जो बाबर आजम ने पावर प्ले में ओवर दिया है हारिस को, उस पर भी काफ़ी तनकीद की जा रही है कि उसको नहीं देना चाहिए था, उसको क्यों दिया जब और भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थे काफ़ी सारे। देखिए, हारिस पाकिस्तान सुपर लीग में अनफिट हुआ था और काफ़ी दिन से कैरी कर रहा था, उसको बॉल नहीं देना चाहिए थी और उसने बैकफायर किया था। यकीनी तौर पर हारिस को अभी कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और यही हारिस को आपको याद होगा, विराट कोहली ने 28 रन बना दिए थे, आपको याद होगा वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। तो हारिस की जो आज के मॉडर्न दौर में ईयर में स्विंग करना आना चाहिए बॉल को। ये लोग बॉल में ईयर में स्विंग नहीं करते, पिच से स्विंग करते हैं। मगर आज के जिसने विराट कोहली ने बताया ना, बैट बहुत आउटस्टैंडिंग आ गए, बैट की ताकत ज्यादा आ गई है आज के क्रिकेट के दौर में। तो बैट इतने अच्छे आ गए कि जरा से भी शॉट ऑफ लेंथ कि लड़का छक्के चौका मारने पे कामयाब हो जाता। तो हारिस की अभी वो फॉर्म नहीं है और बाबर का ये जो सिलेक्शन था ना बॉलिंग का पावर प्ले में, वो बैकफायर कर गया। मगर अच्छी बात ये हुई इस मैच में, अम्माद वसीम ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, 19 रन दिए, 2 विकेटें लिए। तो इसी तरह की कारकर्दगी की जरूरत है। शाइन ने अच्छी बॉलिंग की है, बाबर अच्छे टच में, लेकिन वही मसला है ना, आप ये इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कंसिस्टेंसी भी तो नहीं होती ना साजिद साहब। क्या गारंटी है कि आज खेल दिया तो कल भी खेलेंगे अच्छा? वो चीज़ हमें उसकी लैकिंग नजर आती है, कंसिस्टेंसी की। देखिए, ये बहुत लघुया फिक्रिया सिर्फ एक ही सरफराज अहमद है जिनकी कप्तान में 11 सीरीज वर्ल्ड रैंकिंग में आए थे। लघुया फिक्रिये आप हमारे कप्तान बनाते नहीं, कप्तानों को दूध में मक्खी की तरह निकालते हैं। आज भी लोग सरफराज अहमद का जिक्र क्यों कर रहे हैं? भाई बर्थ कप्तान था, मुल्क के लिए कप्तान था, उसने 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट को मोटिवेट करती था, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। मगर वही बात हो रही है, लायकी डिसलायकी का सिलसिला खत्म होना चाहिए। एक अच्छा कप्तान आपकी टीम को जरूरत होना चाहिए। देखिए, कप्तान अगर अच्छा होगा, जो डिसीजन लीज को लेने आएंगे ना ग्राउंड में, वही कामयाब होता है। और जिस तरह वेस्ट इंडीज और अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है ना, आप मुझे बताइए 9 तारीख के मैच के टिकट दिए, 20-20 हजार डॉलर के टिकट बिक रहे हैं। सुपर बॉल का खिताब दे देकर 9 तारीख का जो मैच हो रहा है, 100 अरब लोग उसको मैच देखेंगे, 34,000 लोग 34,000 ग्राउंड में होंगे। और दुनिया क्रिकेट में उससे बड़ा मैच नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पर ना साजिद थोड़ी सी आपसे बात फखर जमान के हवाले से भी करूंगी। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वही कंसिस्टेंसी का ना होना, ये खौफ रहता है कि पता नहीं आगे परफॉर्म कर पाए ना कर पाए। ये जो प्रॉब्लम है, इसका हल क्या है? साजिद साहब से मेरा ख्याल है कि हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम प्लेयर्स के अंदर हो। ऑन ग्राउंड भी अगर डिसीजन लिया जाए, कुछ भी चेंज किया जाए, तो एटलीस्ट सबकी तैयारी इस तरह की हो कि टेंशन ही ना हो। बैटिंग और बॉलिंग दोनों फील्ड्स के अंदर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी कुछ मैचेस आगे बाकी हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अभी नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जुड़े रहिए दुनिया बोल है के साथ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत ने सूबे में नान और रोटी की कीमतों में कमी के बाद अब बेकरी मसनूआत की कीमतें भी कम करने का फैसला कर लिया, लेकिन फिल वक्त इस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। आटा महंगा होने पर बेकरी आइटम महंगे हुए, मगर जब आटा सस्ता हुआ तो बेकरी आइटम क्यों सस्ते नहीं हुए? बात मुज़ाकरात तक आ गई है। बेकरी एसोसिएशन और 21 मशहूर ब्रांड्स के नुमाइंदों ने पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों से मुलाकात की और कीमतों में कमी के लिए पीर के दिन तक मुशावरत का वक्त मांगा। पंजाब हुकूमत ने भी उन्हें ये वक्त दे दिया है। इस वक्त हमें चेयरमैन फ्लावर मिल एसोसिएशन आसिम रजा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। जी जी, बहुत शुक्रिया आसिम साहब। आसिम साहब, आपके वक्त के लिए कहिएगा, क्या तवक्कुआत है इन मुज़ाकरात से? देखिए, जो जिस आटे की प्राइसेस कम हुई थी तो उससे खासा फर्क आया है रोटी की कीमतों में। आटे की कीमतें भी तकरीबन 1000-1200 रुपया 20 किलो के पीछे कम हुई। उसी तरह उसकी रिफ्लेक्शन
नान और रोटी पे भी आई। मैदा फाइन की चूंकि प्राइसेस खासी कम हुई थी, 12,000 12,500 से कम होके इस टाइम तकरीबन 8,000 के अंदर या 8,000 के लगभग 80 किलो की बोरी मिल रही है। और इसका आप समझ लें कि 30% इफेक्ट आता है जी प्राइसेस के अंदर। अब मुज़ाकरात हुकूमत कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि डबल रोटी और बेकरी आइटम, बिस्किट वगैरह की प्राइसेस में कमी आएगी। अच्छा, इसमें वैसे अब तक की हर्डल्स क्या थी? ये तो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था। जब आटा सस्ता हुआ, रोटी सस्ती हुई, तो अपने तौर पर ही इनको ये काम कर लेना चाहिए था। क्यों इनको कन्विंस करना पड़ रहा है और मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं? इनफैक्ट एक चेन है, चूंकि 1 महीना हुआ आटे की प्राइसेस में कमी का, तो जो मैदा फाइन है ये ऑलरेडी, या बिस्किट्स हैं, ये मार्केट में 1 महीना की तकरीबन पड़ी होती है। अगर आप ब्रेड देख लें जो होती हैं फ्रेश, वो तो डेली बेसिस पे बन रही हैं, लेकिन अगर हम उसको देखें जो पेटेंट जैसा डॉन, वीटा या इस तरह चलती हैं, तो वो 5-5, 10-10 दिन का ऑलरेडी मार्केट में स्टॉक चल रहा होता है। रस वगैरह 1 महीने की उसकी वो होती है जी लाइफ, शेल लाइफ। तो ये इफेक्ट आते आते थोड़ा टाइम लग चले जी, उम्मीद है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हों और आवाम तक की रिलीफ पहुँचे कि जब आटा सस्ता है तो बेकरी आइटम्स भी सस्ते होने चाहिए। थैंक यू सो मच आसन साहब फॉर योर टाइम। आप हमारे साथ, लेट्स सी कि अब क्या होता है। आज तक का वक्त मांगा गया था मुशावरत के लिए, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।